हेलो एवरीवन। सो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करें तो हल्का सा सोचिए कि अब इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है। अगर हम ज्योग्राफी में अब ये देखें कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से ज्योग्राफी स्टार्ट हुई होगी, क्या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे भी हम पढ़ने वाले हैं ना, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों को लगेगा कि शायद जो हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज ज्योग्राफी। शायद जो हम सी सबके बारे में पढ़ रहे हैं, ओशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज ज्योग्राफी। कुछ लोगों को लगेगा हम जो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे कितने फ्रूट्स हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ क्या है, दैट इज ज्योग्राफी। सबका अपना अपना एक लेवल होगा सोचने का, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे बेसिकली, कि ऑब्वियस सी बात है यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट हुई। हम सिर्फ इसकी भी बात ना करें, ज्योग्राफी तो हम तब से कह सकते हैं कि जब यूनिवर्स जो है, इस ना अबाउट कंप्लीट यूनिवर्स, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन, मिल्की वे, ये जब एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये स्टार्टिंग में इसने एग्जिस्ट कैसे किया। ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कैसे आया। इतनी सारी गैलेक्सी, मिल्की वे, बाकी से जो चीजें जो बनी वो कैसे बनी। तो इसके पीछे देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो होगा नहीं, पहले तो उस समय कोई था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात इस पे थ्योरीज होंगी, है कि नहीं। इस पे जो है काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरीज होंगी। जो कुछ थ्योरीज ऐसी होंगी कि जो आज के टाइम में मान ली गई है कि हाँ ये हो सकता है। इसके अलावा भी काफी, जैसे कि हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स होते थे, अलग अलग तरीके के होते थे, कोई मास के लेवल पे लेता था, कोई एटॉमिक नंबर के केस पे रहते थे। तो वो हम अलग अलग पढ़ते थे, फिर फाइनली एक को मान लिया जाता। तो वैसे ही जो इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पर इवोल्यूशन जो हुआ अर्थ का, वो अर्थ के पहले तो ये पूरा बोलते हैं ना ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे और फिर धीरे से हम आ जाएंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ पे भी फिर कैसे लाइफ आई, कैसे ऑक्सीजन आया, क्या चीजें हुई, किस हिसाब से फॉर्मेशन हुआ, ये सब हम देखेंगे। जिसमें कि बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर आज के टाइम में उसका प्रिविलेंस है। चलिए, तो बट ये नहीं है कि सिर्फ वही है, इसके अलावा भी चीजें थी। ओरिजिन ऑफ अर्थ में अगर हम देखें तो काफी हाइपोथेसिस, अलग अलग हाइपोथेसिस थी कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। फिलोसफर साइंटिस्ट उनका अलग अलग जो है कहना था। उसी में थे इमेनुअल कैंट। तो ये सब आपको याद रखना है कि क्या चीज से रिलेटेड है, कि सब इन्होंने बात की हुई है कि ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। ओके। इसके बाद जो है हमारा मैथमेटिशियन, उन्होंने भी कहा लैपलास। इनके इन पे जो है आप सबने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर हायर ग्रेजुएशन की तरफ है, इंजीनियरिंग है, इसमें आपने लिया होगा, तो लैपलास रूल जो है वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज नोन एज द नेबुलर हाइपोथेसिस। इसे भी जो है नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया। ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है आपका बिग बैंग थ्योरी, ये आगे से आपको इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जो चीजें हुई हैं, जैसे मैंने कहा ना, आज के टाइम में तो हमने इसे मान लिया है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन इसके पहले भी किस तरीके से इवॉल्व हुआ, है ना। सबने अपना कहा, लैपलास ने अपना कहा। उन्होंने कहा कि द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन। तो मतलब एक क्लाउड ऑफ मटेरियल जो था, एक यूथफुल सन से निकला और स्लोली स्लोली फिर वो रोटेट हुआ और बाकी चीजें जो है उसके थ्रू आने लगी। बट फिर यही बात होती है कि सन के थ्रू बाकी चीजें, तो पहले लगा कि चलो ठीक है हुआ होगा, बट फिर बाद में उसको उसके ऊपर क्या हुआ, और रिसर्च हुई और चीजें हुई। तो फिर 1950 के आसपास जो है ऑटो सिगमिट जो है रशिया के, और कार्ल वाइजेक्सर जो ये है आपके जर्मनी के, ओके, इन्होंने इसे कुछ रिवाइज्ड किया। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज किया कि ठीक है, जो यहाँ पे कहा गया है नेबुलर हाइपोथेसिस में, या थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि दे कंसीडर दैट सन वाज सराउंडेड बाय ए सोलर नेबुला। अब ये जो सन है, ये सोलर नेबुला के अराउंड सराउंडेड है, कंसिस्टिंग मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो कि हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा डस्ट की तरह। तो देखिए ये सनी आपको वो दिख भी रहा होगा, डस्ट डस्ट की तरह, धूल की तरह, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसी के इस तरीके से इमेज है। फिर ये इवॉल्व हुआ, ये इस तरीके से चेंजेस आए और अभी अब बाद में जो है आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो हमारा प्लेनेट है, सन के इर्द गिर्द जो हम सोलर सिस्टम में जो
रिवॉल्व करता है। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई। अब ये हुआ कैसे? अब हमने हमेशा पढ़ा है, आगे भी देखा है कि जो यूनिवर्स है वो कम कम हमेशा ना एक्सपांड कर रहा है। तो चीजें जो है दूर होते हुए चली जा रही हैं। तो आसपास जो है आप उस हिसाब से भी ये देख सकते हैं कि बाकी जो चीजें थी दूर, वो और दूर होती चली गई और ये इस तरीके से बाद में अलाइन हो गए। अब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अलग अलग प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके हिसाब से इन्होंने इलेप्टिकल पार्ट, जो पाथ है वो बना लिया। तो ये चीज थी यहाँ पे कि दे कंसीडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही बेसिकली जो एलिमेंट्स थे वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा थे, तो 90 to 95%। तो बाद में सोचिए फिर ऑक्सीजन एंड ऑल कैसे कैसे बाद में आता है, वो आगे की चीज है। सो अलोंग विद दैट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, तो इसे डस्ट कहा गया। क्लियर, इसे जो डस्ट कहा गया। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड। अब इससे क्या हो गया कि डिस्क शेप का क्लाउड बनने लग गया, कि बार बार ये पार्टिकल टकरा रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है। अब ये टकराएंगे इससे तो फिर ये एक फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि भाई अलग ग्रेविटेशन है और बाकी चीजें हैं। अब द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड एंड द प्लेनेट वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्रीशन है, कि चीजें जो है मिलती हुई चली गई। देखिए छोटे छोटे थे डस्ट पार्टिकल, अब ये पास में मिले, बड़ा बन गया। दूसरा पार्टिकल ऐसे करके बड़ा मिला, अब ये भी कल लोग मिल गए बाद में और बड़ा हो गया। तो ऐसे कर करके प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, मतलब एक्यूमुलेशन जो हम बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो जाना, वही यहाँ पे चीज वर्ड आया है, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लेनेट फॉर्म हुआ। तो डस्ट के फॉर्म में थे, फिर धीरे 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 ये जुड़े। ग्रेविटेशन है, फोर्स है, रोटेशन है, एकदम इम्पैक्ट के साथ अगर जो टकरा रही है, तो बहुत सारे चीजों के कारण, प्रेशर के कारण, तो ये एक इस तरीके से फॉर्म लेने लगा। ठीक है, तो ये बड़ा होते 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 यहीं पे कहा गया कि फॉर्म ले लिया प्लेनेट का, या फिर स्टार का, या जो भी कहें वो फॉर्म लेते हुए चले। ओके, चलिए। अब देखिए इतनी प्यार से ये सब पीडीएफ बनाया है, ऑनेस्टली मुझसे तो नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसके लिए हायर किए हुए हैं, एंड वी हैव टू पे देम। ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, वही अब डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से बना के दे रहे हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है इतने अच्छे से। इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत कोचिंग्स इतनी अच्छी कहीं और नहीं, मैंने देखी है कि भाई क्या इतने सही तरीके से स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई है विद प्रॉपर कंटेंट। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर की हुई है। सो दैट्स वाई ये इनिशिएटिव जो है और आप सबका यहाँ पर सपोर्ट इसलिए इतना ज्यादा मिल पा रहा है। अब देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अब समझने वाली बात है ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत थ्योरीज थी अलग अलग, पहले तो अब आपसे डिस्कस कर ली कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये आया बिग बैंग थ्योरी, ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। मोस्ट पॉपुलर थ्योरी कौन सी होगी आपकी? बिग बैंग थ्योरी। अब ये क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। आप ये देखिए, यहां से भी जो आपको दिखा रहा है उसको एक्सपांड होते हुए दिखा रहा है ना। यहाँ पे पहले इतने में यूनिवर्स था, अब इतने में यूनिवर्स है। तो ये एक्सपांड होते चले जा रहा है, इसके उधर जो है डार्क एनर्जी वगैरह है। ठीक है, अब ये बना कैसे? भाई बिग बैंग थ्योरी भी आई, बिग बैंग में बूम जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ, तो वो कब हुआ? जब एक टीनी बॉल की तरह एक सिंगुलर एटम था। अब कैसे समझाया जाए इसे? आप समझिए कि आप जो कंचे कभी खेले होंगे, मार्बल्स, ऐसे कंचे होते थे मार्बल्स जो खेलते हैं, या फिर आप एक मान लीजिए कोई वो काफी ज्यादा हाई डेंसिटी पे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी पे इसमें चीजें थी। इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी कि आप ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट डेंसिटी है। अब जब किसी चीज की डेंसिटी काफी ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगी, ओके, तो इससे क्या होगा? और इसका जो वॉल्यूम है अनइमेजिनली स्मॉल, तो आपका ये एकदम छोटा सा है, ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम जो है इसमें अनइमेजिनरी स्मॉल है, बट इनफाइनाइट टेम्परेचर है और इनफाइनाइट डेंसिटी है। तो इसके कारण आपको फील कर पाइएगा। अच्छा, जैसे मैं एक बात बताऊं, आप गए, आपने डंबल लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपको फील हो पाएगा। डंबल जो होते हैं ना जिम वगैरह जो जाते हैं, आप गए आपने डंबल लिया,
ये डंबल था मान लीजिए 5 kg का। ओके। अब जो है मैंने दूसरा डंबल लिया। अब देखिए इसे छोटा दिख रहा है कि नहीं, बट ये कितने का है? 5 kg का। क्योंकि इसमें हो सकता है उतना डेंसिटी वाले चीजें ना हो, है ना। यहाँ पे हो सकता है सैंड या कुछ इसका लगा दिया हो। अब यहाँ पे प्रॉपर जो आयरन यूज किया हुआ है, कहीं स्टील यूज किया हुआ है, तो वो उस हिसाब से जो चीजें हैं, छोटे भी होते हैं कहीं कहीं, आप देखते होंगे डंबल्स वगैरह, कहीं उसी वेट का थोड़े बड़े डंबल होते हैं। तो कैसे हो पता है? वो डेंसिटी की बात है। अब मैं कहूं कि छोटी सी चीज है, ओके, एक मार्बल जैसे जो हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका वजन बढ़ जाता है। अब ये छोटी सी चीज, इसमें अगर हम बोल रहे कि लाइक समझिए लाख करोड़ इसका केजी वेट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10,000 kg इसका वेट है। ओके। या फिर इसी का मान लीजिए 10,000 kg वेट है। ये बड़ा था तो इसका इस शेप में होना था, तो इसका हम छोटा सा शेप, इसको मैंने छोटा किया। अब एक डॉट के बराबर माने 10,000। तो अब इसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम था नहीं। तो इसके कारण आपका ये अनइमेजिनेबली, जब स्मॉल वॉल्यूम है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है और आपका इनफाइनाइट डेंसिटी है, तो जब बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि पहले यूनिवर्स में कुछ नहीं था, बस एक ऐसा टीनी सिंगल एटम था जिसके अंदर एकदम इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्रेशर बनता चला गया, टेम्परेचर बनता चला गया, वॉल्यूम बहुत कम था, तो ये हुआ एक्सप्लोड बहुत ही वायलेंट तरीके से। अरे ब्लास्ट हुआ, जैसे कि आप देखते हैं टायर ब्लास्ट होते हैं तो आवाज आती है, वैसे ये ब्लास्ट हुआ। अब जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऑब्वियस ही बात है इससे एनर्जी निकलेगी, और इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि हमने बोला इनफाइनाइट डेंसिटी थी, तो डेंसिटी थी तो वही जो भी मटेरियल रहा होगा वो निकलेगा। तो इस पे हर चीज जो है हर साइड में निकलने लगी। क्लियर? अब इसमें जब ये चीजें ऐसी निकली, तो इसके कारण हुआ क्या कि अलग अलग अब मैटर्स हमें दिखने लगे। अब बात यह आएगी कि सर इतने से मैटर में पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा क्या? लगता होगा। तो देखिए, यस, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की हुई है इनफाइनाइट डेंसिटी, अगेन इट्स अ थ्योरी, बट बात ये कि इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और इसके बाद अब क्योंकि ये इनफाइनाइट डेंसिटी है, तो जब वो एक्सप्लोड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखते हैं बिग बैंग की तरह चमक आया है यहाँ पर, इसमें एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, तो वो एनर्जी ने भी जो है मैटर का फॉर्म लेने लगे। तो एज इट ग्रू, सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। ठीक है। तो इस ये जो है फिर मैटर में कन्वर्ट होने लगे। अब हम किसी चीज को जलाते हैं, किसी मैटर को, से एनर्जी निकलती है, तो वही हुआ, वहां पे इतनी एनर्जी थी कि वो मैटर में कन्वर्ट होने लगी। जैसे कि हम बोले न्यूक्लियर फ्यूजन, कह सकते हैं ना, दो एनर्जी जब रहती है, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है, तो वो हो गया। फिजन में क्या होता है, टुकड़े होते हैं, तो वो फ्यूज हो गए, मैटर बन गए। आए समझ में? तो एक तो था कि मान लीजिए आपके पास वो ब्लास्ट हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हुए बिग बैंग थ्योरी में, जो एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, उसके कारण मैटर बने। उसके बाद उसकी एनर्जी थी बहुत ज्यादा, वो उसकी कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एनर्जी बहुत है यूनिवर्स में। अभी भी आप देखते होंगे, आप ब्लैक डार्क एनर्जी और इस सब के बारे में, ब्लैक होल और बहुत सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं कि ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट पहुंच गई तो वो वापस नहीं आ पाती, इतनी ग्रेविटी है। सोचो कितना एनर्जी कंज्यूम करके रखे हुए होंगे अपने अंदर। तो उससे क्या हुआ, कुछ मैटर बन गए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये कब हुआ? ये जो चीजें हैं ना, आज जो हमारी पृथ्वी की जो कंडीशन है, इससे ये लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है 13.7 बिलियन ईयर एगो। क्लियर? तो ये इतने अच्छे से यहाँ पे आपको इमेज के साथ यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब ये जो है आपका इतने साल पहले हुआ है। इसके बाद लेकिन क्या है, द एक्सपांसन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट है। तो अब ये भी जो है कल होकर ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। समझ? एक्सपांशन अभी भी हो रहा है। और एक्सपांशन का मतलब क्या है? अब मानिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये दोनों में जो है ना रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आज से मान लीजिए जब इस टाइम पे थे लगभग 4 लाख साल बाद, तो उस समय डिस्टेंस इतना रहा होगा से, वही सेम दो का आज के टाइम में डिस्टेंस इतना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना,
कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं एक दूसरे से दूर। ओके, तो ये एक चीज है कि भाई कंटिन्यूस एक्सपांशन हो रहा है। ये याद रखना है, बिलियन ईयर्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये याद रखना है, टीनी बॉल ऐसे था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंस के लिए भी इस तरीके से वो पूछ ही सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है इमेज वगैरह बना के, बिग बैंग हुआ, फिर बाकी जो चीजें हुई हैं इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे ये लीजिए इसका, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू। आप ऊपर से जब देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले इतना ही एरिया था। समझे? ये बढ़ते बढ़ते आज के डेट में इसका अगर टॉप ड्रॉप ये ना, देखिए सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं ऐसे देखूं, यही है ये। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे इसे, तो ये छोटा होगा, यही है ये होगा इसका सबसे छोटा होगा, यही है ये। ठीक है, या फिर ये नीचे वाला जो भी आप लीजिए, और भी ढेर सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिएगा कि ये डिस्टेंस जब ये फेज रहा होगा तो ये डिस्टेंस इतना ही रहा होगा, कम था। इसके बाद ये डिस्टेंस इतना ही रहा होगा, इधर थोड़ा सा ही रहा होगा। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए जो हम कह रहे हैं कि एक्सपांड हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा साइड व्यू से और ये टॉप व्यू से, कितना प्यार से यहाँ पर ये बनाया हुआ। क्लियर? देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जैसे बिग बैंग हुआ, ऑब्वियस ही बात है, वो ब्लास्ट हुआ और तेजी से। अब आप एक समझिए ना, कोई बॉम्ब भी फटता है तो उसका क्या होगा, एक एटम बॉम्ब है, अगर आप उसको ब्लास्ट करिए तो इसमें, एटम बॉम्ब में तो इसका छोटा सा भी एनर्जी नहीं होगा, 0.00001% भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? चाहे न्यूक्लियर बोलिए या कोई भी बॉम्ब बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि अब वो आपका एक मैटर है, एक बॉम्ब ही मानिए, वो जो ब्लास्ट हुआ तो वो पूरा एनर्जी बहुत तेजी से जाएगा, तबाही मचाया जो भी करे। अब उसका कुछ पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, मेटल्स जो है दूर होंगे। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे दूर दूर जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत एक्सप्लोजन से लेके काफी चीज हो चुकी होती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग। देयर फॉर द एक्सपांशन है स्लो डाउन। देर आफ्टर क्या होता है, एक्सपांशन जो है स्लो हो जाता है, ऑब्वियस ही बात है। जब एक बार अगर फील करिए ना, हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जितना तेजी से रेडिएशन यहाँ तक पहुंचे होंगे एक पॉइंट तक, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाते हैं, एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद जो एक्सपांशन स्लो डाउन हो गया विद इन द फर्स्ट 3 मिनट ऑफ बिग बैंग इवेंट। ये फर्स्ट 3 मिनट याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। 13.7 बिलियन ईयर्स, इंपॉर्टेंट। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअसली जो एक्सपांशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इस तरीके से सीधे आपको क्या करेंगे, ये बना देंगे आपके लिए प्रीलिम्स में कि भाई पहला स्टेटमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड। अब आपको बताइए, ओनली 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ द आर करेक्ट या 2 आर करेक्ट। इस तरीके से जो आजकल पूछने लगे प्रीलिम्स में, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई 3 मिनट के बाद ही स्लो डाउन आ गया था, और सही बात है। आप एक फटाका ही फोड़िए ना, अब आपको आवाज आपको भ्राम से आएगा, थोड़ी देर तक लाइट वाइट दिखेगी, थोड़ी देर तक धुआं धुआं दिखेगा, फिर एक टाइम के बाद आपको लगेगा शांति आ गई। कितने में, 1 से 2 सेकंड में। उसके बाद जो है उतना चीजें ये नहीं रहती है उस लेवल पे। तो यहाँ पे वही बहुत बड़ा लेवल पे था, इसलिए ये 3 मिनट के आसपास यहाँ पे बात की जा रही है। या फिर हम ये कहें 1-2 सेकंड क्या है, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ही बात होती है कि ब्लास्ट का जो साउंड होता है हमारे पास तक आया, बात खत्म हो गई है ना। तो ये चीज है। इसके बाद within 3 lakh kilo, sorry, 3 lakh years of Big Bang, the temperature dropped to 4500 Kelvin। मतलब ये देखिए, लगभग ये जो है आपका 4 लाख साल की बात हो रही है ना। नहीं, ये जो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख साल की बात हो रही है, 3 लाख ईयर्स। ओके, ये लगभग लगभग शुरू का इनिशियल पीरियड ही था। तो ये 3 लाख ईयर्स में जो टेम्परेचर वो ड्रॉप हो गया, जब ब्लास्ट हुआ तो ऑब्वियसली मतलब बहुत हाई टेम्परेचर था। बट धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, वो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, गिविंग राइज टू एटॉमिक मैटर। इससे क्या हुआ, एटॉमिक मैटर वहां से आने लगे, और यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरह से देखते हैं, ट्रांसपेरेंट जो धुआं धुआं डस्ट डस्ट की तरह था, अभी कितना प्यारा सा दिख रहा है, अब यूनिवर्स ऐसे ट्रांसपेरेंट होने लगा है ना। गूजबम आ रही है इतने प्यार से यहाँ पे जो है, फील करिएगा आप तो।
अब द यूनिवर्स एक्सपांशन मीन्स एन इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। तो जो यूनिवर्स एक्सपांशन है मीन्स एन इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। अब जब यूनिवर्स का एक्सपांशन होगा, तो ये लाइन, अगर यूनिवर्स का एक्सपांशन होगा इसका मतलब ही है कि स्पेस भी जो है, दो गैलेक्सी, दो या फिर जो बोला ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गैलेक्सी हो सकता है, दो स्टार हो, दो प्लेनेट हो, कुछ भी हो। तो अब गैलेक्सी की बात कर ली, दो गैलेक्सी के बीच में मिल्की वे गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी कोई और होगी, वो दोनों में भी जो है इंक्रीज स्पेस बढ़ते चले जा रहा है। एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज होल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। ओके, तो ये भी जो है इसी से रिलेटेड है। ये सब आपको याद रखना है कि होल्स कॉन्सेप्ट, बिग बैंग, इसके बाद अगर आपको बोलते हैं इब्यूल कैंट या फिर लेप्लास का जो ये हाइपोथेसिस है, कहाँ यूज होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें। क्लियर। इसके बाद इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये कंसीडर करता है कि यूनिवर्स जो है रफली सेम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर, with greater evidence becoming available about the expanding universe, the current scientific community, again यहाँ पे क्या बोल दिया था, होल्स कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट है भाई, ऐसा कोई चेंज वेंज नहीं हो रहा है, जो जहां पढ़ा है वो वहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे एडवांस मतलब चीजें कंसिडरेशन में ली गई और काफी ज्यादा उस पर एविडेंस आने लगे और समझ में आने लग गया कि नहीं, ये जो एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, तो द करेंट साइंटिस्ट कम्युनिटी उन्हें फेवर किया आर्ग्यूमेंट ऑफ एन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। आपने इसे बहुत बार सुना होगा कि लोगों को पहले समझ नहीं आता था ये अर्थ है, मान लीजिए, ठीक है। तो अभी भी जो है काफी जो धार्मिक भावना है उनका ये बोलना है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, क्योंकि आप खड़े हैं तो आपको दूसरे एंड पे रोड दिख ही नहीं रही है, सर्कल दिख ही नहीं रहा है इस तरीके से कि भाई हम नीचे जा रहे हैं कुछ, तो उनको लग रहा है कि ये अर्थ फ्लैट है, जो कि नहीं है। अर्थ फ्लैट है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, अब जब तक आपके सामने प्रूफ ना आए, ये ना आए, तब तक, बट ये साइंस है तो यहाँ पे ये मान जाते हैं। बट यहाँ पे होता है रिलीजियस में कि बिलीव जल्दी नहीं करते कि नहीं हमारा जो बुक है यही सही है। ऑल दो अगर आपको उसमें अगर कुछ गलती है, उस पर इवॉल्वमेंट होते रहना चाहिए कि नहीं ठीक है, ये चीजें साइंटिफिकली भी हमें ये चीजों को एक्सेप्ट करना है। क्लियर। तो ये रीजन होता है कि जब तक आपके पास अवेलेबल चीजें ना आए, साइंटिफिक जो हो गया अभी के, क्यों मानेंगे भाई, वो भी वही बोलेंगे चलो पहले वाला वेल्स ने कहा स्टडी 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 मानता है। लेकिन बाकी जब तक कुछ ये चीजें आने लगी कि हाँ, जो आपका एविडेंस आने लग गया कि भाई ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, ये एक्सपांड होते चले जा रहा है, फिर करेंट साइंटिस्ट ने बोला, कम्युनिटी ने, कि नहीं ठीक है, ये जो है हम इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में अब जा रहे हैं कि भाई एक्सपांडिंग यूनिवर्स। क्लियर। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। अब जो ये जो एनर्जी है वो इवन नहीं थी। अब देखिए कोई भी चीज अगर ब्लास्ट होगी, कहाँ कितना जाएगा क्या नहीं होगा, हु नोस। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कहीं से बम फट रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर बिग बैंग बूम हो रहा है, तो भाई इतना 7 किलोमीटर इधर तक का होना है, सात इधर होगा, सात इधर होगा, बराबर बराबर में मुझे फटना है। भाई गुस्सा आया कुछ हो तो मुझे, इंसान जब गुस्से में फटता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि सब पे बराबर फट रहा होगा, जो सामने आया पहले वो। तो वही चीजें हैं कि कहा कि अनइवन है ना, ये अनइवन है। तो फिर दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस गिव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब अलग अलग थे। अब यहाँ पे मानिए एक साइड बैटर ज्यादा हो गया, जैसे जुपिटर, इधर जो अर्थ है थोड़ा छोटा है, तो भाई इसके हिसाब से आप सोचोगे कि ग्रेविटेशन क्या होगा, एज्यूमिंग कि अगर दोनों का जो है डेंसिटी सेम है। अब अगर डेंसिटी सेम है, मान लीजिए मैं एज्यूम एक बार कांस्टेंट रख दिया, अब ये साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो वही एक इनिशियल डेंसिटी, डेंसिटी का वही मैंने बात की, डेंसिटी में कांस्टेंट रख दी। अब डिफरेंस आ गया, कहीं आप दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, किसी का डिफरेंस ज्यादा है, किसी का कम है, गिव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वो होगा ही होगा, है कि नहीं। एंड इट काउजेज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। अब ये ज्यादा था, ये कम था, ये स्टिक कर लेगा ना खुद को अगर उसके आप आसपास में रडार में खींच लेगा, तो यही होता है कि भाई अभी क्या हो पा रहा है कि आपको सोलर सिस्टम से वो अलग रखना है ना, कि अलग अलग फोर्स है। भाई एक फोर्स होता है
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। फिर एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तीसरे के साथ। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ये मान लीजिए एक बॉक्स है। अब आप ये जो है, यहाँ पर एक मान लीजिए ब्रेक दिया हुआ है, एक ब्रेक दिया हुआ है, वो हल्का सा ब्रेक लगा रहा है। बट यहाँ पर जो है एक बड़ा सा और बॉक्स है, ये मैग्नेट टाइप समझ लीजिए, ये से खींच रहा है अपनी तरफ। ऑब्वियसली बात है, जाके इस पे टकरा जाएगा। बट सेम इस तरफ भी खींच रहा है कोई, सेम पावर से। सेम से इधर भी खींच रहा है, सेम से इधर भी खींच रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, ये कहीं मूव नहीं करेगा, समझ रहे हैं। बट अब क्या है, यहाँ पे अगर ये हाई डेंसिटी वाला है, ये थोड़ा थोड़ा इस तरफ मूव करने लगेगा, बाकी भले आप हर जगह आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। क्लियर। तो एक टाइम आता है जब इक्विलिब्रियम हो जाता है कि ये एक ही जगह रहेगा। आपको लगेगा ना सर, अरे सर फिर सोलर सिस्टम एक दूसरे में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, वही मैंने एग्जांपल दिया। एक सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन मास, सब कुछ सर्टेन होने के बाद क्या होता है कि अब ना यही फोर्स, ये फोर्स सब बराबर हो जाता है, तो ये एक जगह जो है ये फिक्स हो जाता है। ओके। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। तो वही फॉर्मेशन का भी आपको समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी जो थी वो कैसी थी, अनइवन थी यूनिवर्स में। और आपका डेंसिटी डिफरेंस था, जिसके कारण क्या हुआ, इट कॉज द मैटर टू ड्रॉ टुगेदर, जिसके कारण बाद में वो एक होते चले गए। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। इसी के हिसाब से फिर गैलेक्सी वगैरह बनना चालू हो गई। अब गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, अब उसमें भी बहुत सारे स्टार्स थे। तो इट स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टार्ट कैसे हुआ इतना सारा भाई, स्टार है बाकी चीजें हैं, तो ये हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस है ये एक्यूमुलेट काफी ज्यादा वहां पे ये होने लगा, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेब्यूला। तो ये जो है नेब्यूला के फॉर्म में क्लाउड, ये सभी आप देख रहे होंगे, फील हो रहा हो, ये दिख रहा है ना आपको ऐसा, ये सब फीज पे ये क्लाउड है। तो ये जो है आपका नेबुला, नेबुला की तरह हुआ, वेरी लार्ज क्लाउड, क्लाउड ही है बहुत बड़ा सा, कॉल्ड नेबुला। Eventually, the growing nebula develops localized clumps of gases. तो अभी localized clumps of gases वगैरह वहां पर थी, और these clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, और dense होते चली गई, give rise to the formation of star। अब बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा। अब यहाँ पे इतना डेंस हो गया कि स्टार बन गया। ओके। और जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार है इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस अराउंड 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। ये जो है आपका 5 से 6 बिलियन ईयर्स के अराउंड हुआ है। ये जो है आपका 13.7 बिलियन ईयर्स, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ 13.7 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे 3 दिन वाली बात चल रही है, 3 मिनट वाली बात चल रही है। ओके। तो ये जो चीजें हैं आपकी, और यहाँ पर 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। क्लियर। क्योंकि भाई अब बाकी चीजें थी अनइवन है, टकरा रहे हैं एक दूसरे में। अब पहले सोचिए इतना हाई टेम्परेचर ये रहेगा तो मेल्टेड ही रहता है। अब एक मेल्टेड सामान में अब दूसरा मेल्ट और डाल दो तो चिपक के बड़ा ही ना हो जाएगा, बड़ा होते 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 एक लिमिट है, अब इक्विलिब्रियम पे आ गया। जब तक वो इक्विलिब्रियम पे आया वो स्टार बन ही चुका था पूरा ये करके। ये इस तरीके से जो है ये चीजें हो रही थी। तो ऐसे धीरे 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 जो ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, जैसे बिग बैंग के थ्रू जो बाकी और उसकी एनर्जी के थ्रू कुछ मैटर्स बने। अब वो जो मैटर्स है डेंसिटी अलग अलग थी, जिसके कारण वो बार बार जो है फिर एक दूसरे टकराए, एक कुछ डिस्टेंस पे भी गए। उसके कारण क्या हुआ, फिर अलग फॉर्मेशन होने लग गया स्टार्स का और बाकी चीजों का, गैलेक्सी का डेवलपमेंट हुआ, है ना। और वहां पे जो है एक्यूमुलेशन हुआ किसका, हाइड्रोजन गैस का, इवेंचुअली। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारा स्टार बन के भी आया है। कैसे, लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस के थ्रू। ओके। तो दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन डेंसर गैसियस बॉडी, तो ये यहाँ पे भी करते हैं। अब प्लेनेट फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, अब देखिए यहां तक जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की बात की, यूनिवर्स की बात की। अब धीरे धीरे जैसे कहा ना, टाइम आपको ये लग रहा होगा ओरिजिन और इवोल्यूशन अर्थ, अर्थ तो ठीक है, इसके पहले ये चीज समझिए। अभी तक अर्थ तक की तो बात ही नहीं आई है, हम कहा यूनिवर्स और इधर ही चल रहा है कि स्टार्स की बात कर रहे हैं। अब प्लेनेट फॉर्मेशन का ये बात आती है कि द फॉर्मेशन आर कंसीडर टू बी द स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स।
डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट, स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस, दिख ही रहा है। इसीलिए इस तरीके से जो है यहाँ पे इमेज यहाँ पे लाया गया, आप विजुअलाइज कर सके। इसके लिए कितनी मेहनत लगती होगी बहुत, और आपको चीजों को उस लेवल पे आपको समझाना है ना, ताकि आप सबको समझ में आए, ज्यादा आपको क्वेरीज नहीं आए कि सर ये कैसे हुआ या ये क्यों, कि उसमें भी टाइम जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, स्टार से लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस, लम्प्स ऑफ गैसेस, ओके, विद इन अ नेब्यूला। ये रहा आपका विद इन अ नेब्यूला। The gravitational force within the lumps leads to the formation of core of the gas cloud and a huge rotating disk. And a huge rotating disk of gas dust develops around the core. अब ये कोर के अराउंड देखिए डस्ट 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 रिवॉल्व भी हो रहा है। अब इसमें से क्या हो रहा है, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स इस तरीके से बन गए, कुछ ऐसे बन गए, कुछ अभी फाइन डस्ट ही है। ये सब डस्ट ही पार्टिकल्स थे जो इस तरीके से बाद में होते चले गए, बाद में वही बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, so the gas cloud now starts getting condensed and the matter around the core develop into a small rounded object. तो जो गैस क्लाउड है नाउ स्टार्टिंग गेटिंग कंडेंस्ड, वो कंडेंस होने लगे धीरे धीरे, ठीक है, ठंडे होने लगे। और so these small rounded objects by the process of cohesion develop, जैसे कोहेजन, ओके, कि दो जो है एक पे ऐसे एक हो गए, ठीक है, तो कोहेजन के थ्रू हुआ। लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाई कोलिजन, दो बॉडी है, यहाँ पे आया ऊपर से, मान लीजिए कुछ गिरा, ये टूटेगा और उसके ऊपर ये जाके ऐसे बन जाएगा। सिंपल सी बात, वो शेप ले लेगा। अब कैसे आपको समझाएं, ये मिट्टी थी, तो गीली मिट्टी है पूरे अच्छे से, यहाँ पे तेजी से गेंद आई तो गेंद आई स्टिक हुआ, तो इसका जो ये मिट्टी है वो तो इधर उधर थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गेंद आके चिपकेगी तो गेंद के पूरे अंदर डूब जाएगी नहीं, गेंद का भी ऊपर से शेप रहेगा और नीचे का इतना पैरामीटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके सब एक एक लेयर बनाते चला गया, लेयर बनाते चला गया। तो इसके कारण क्या हुआ, वो लार्जर बॉडी का फॉर्मेशन होने लगा। क्लियर। अब जब फाइनल स्टेज आया, तो दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेट, ये जो है आपका प्लेनेट सिमल्स एक्रिएट टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडी, मतलब ये जो है आपका प्लेनेट सिमल्स एक्रीड टू फॉर्म फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेनेट। अभी छोटे 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 जो थे स्मॉल साइज के, वो अब एक्रिएट हो गए, एक साथ होने लगे, और वही मिलके जो है वो बाद में लार्ज बॉडी बना, जैसे कि मैंने आपको ये दिया। या फिर यहाँ पे जो मड वाला जो एग्जांपल बताया था कि भाई बॉल आ गई तो ये तो स्प्लैश होके अलग अलग हो जाएगा कुछ मिट्टी, लेकिन ये पूरा धसेगा नहीं ना इसके अंदर, तो ये इसी तरीके से फिर फॉर्मेशन हुआ। और कोई आया यहाँ गिरा यहाँ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, आखिरी में ये इस साइज का हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो उसकी यहाँ पर बात चल रही है इस फाइनल स्टेज में, कि दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेट सेल्स एक्रिएट टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडी, जैसे दिखा ना यहाँ पे, छोटे 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 छोटे, अब ये बड़े हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये सब इसी के कारण हो रहा है प्लेनेट फॉर्मेशन। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब जो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर है, जो जमीन है जो अर्थ की, वो कैसे इवॉल्व हुई, अब ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, द अर्थ वाज मोस्टली इन वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमॉर्डियल स्टेज। जो प्रीमॉर्डियल स्टेज का मतलब होता है कि शुरू में जब बिग बैंग थ्योरी और बाकी चीजें हुई तो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो अक्सर जो है यहाँ पे कोई स्टेबल स्टेट में नहीं होता, मॉल्टन स्टेट या फिर कुछ ऐसे स्टेट में होते थे। तो वही कहा जा रहा है, काफी वॉलेटाइल स्टेट में था, क्लियर नहीं था कि कैसे रहेगा नहीं रहेगा, स्टेट चेंज होते रहता था इन प्रीमॉर्डियल स्टेज। मतलब प्रीमॉर्डियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वही कि टेम्परेचर जब तक एक नॉर्मल वे में नहीं आया है ना, तो एक वो जो भाई था, उसी स्टेज को कहा गया प्रीमॉर्डियल स्टेज, तब वहां पे काफी वॉलेटाइल था। इसके बाद भी से हम देखिए 45,000 केल्विन, तो ये भी इतना टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है कि नहीं। तो 3 लाख ईयर्स पहले जो है, विद इन 3 लाख ईयर्स टेम्परेचर कम होकर जरूर 4500 केल्विन हो गया, बट स्टिल ये काफी हाई है। समझ रहे हैं ना बात को आप, स्टिल ये जो है काफी हाई है। तो अब इसको कम होते होते आज जो हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, या फिर 373 डिग्री केल्विन, वो भी बॉइलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उससे भी कम है।
373 केल्विन से भी कम है अब तो ये जो चीजें हैं, ओके, तो ये आपका इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर के अंडर में आ जाएगा। फिर ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। तो ये समझ में आ गया आपको प्रीमोर्डियल कि भाई वो कम होते होते जो वक्त लग रहा है वो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रीमोर्डियल स्टेज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई वहां से जो ठंडा हो रहा है उस फेज को प्रीमोर्डियल कहा गया। और वो ऑब्वियसली बात है, 1-2 साल नहीं, हजारों लाखों साल उसके लिए लगे उस स्टेज को धीरे 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 जो है टेम्परेचर जो है कम होने में। फाइन, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। इसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ डेंसिटी में, अब देखिए कोई भी चीज बड़े बड़े धीरे 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 ना उस पर प्रेशर पड़ता है, सब पड़ता है, तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। अब अगर किसी चीज की डेंसिटी बढ़ी है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो है अंदर का वो इंक्रीज कर जाएगा। अब वो इंक्रीज कैसे करेगा, अब देखिए सब सोचिए कि एक बैटर है, ओके, आपने क्या किया, भाई किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या किसी भी चीज की फोर्स या किसी भी चीज के कारण उस पे पड़ा और वो हल्का सा कॉम्पैक्ट हो गया, दब गया प्रेशर के कारण, जिसके कारण अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कुछ नहीं है, वो है आपका मास बाई वॉल्यूम। अब मास तो उतना का उतना ही था, बट इसके कारण वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम अगर कम हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डेंसिटी भी जो है बढ़ जाएगी। अब इसके कारण ये जो इस पे जो एनर्जी लगी वो इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, जब प्रेशर से आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो वो हल्का सा क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। क्लियर। तो इसके कारण क्या हुआ, वो ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। अब इनसाइड का मतलब क्या हुआ, जो अर्थ का जो कोर है, ये जो कोर है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब जिसे हम नीचे जाते जा रहे हैं कि लेयर बाय लेयर है ना चीजें, तो इसका टेम्परेचर तो मतलब यहाँ टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, इससे ज्यादा ये हाई होगा, इससे ज्यादा ये होगा। अगर हम लिथोस्फेयर की भी बात करें तो ये भाई ये आप देखिएगा कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब देखिए आयरन निकल सबसे ज्यादा डेंस था, सबसे नीचे आ गया, इसके बाद एल्यूमिनियम वगैरह ऊपर रहा, बाकी सिलिकॉन वगैरह ऊपर रहा। तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अब मटेरियल ने अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो सेपरेट होते चले गए। क्लियर। इसके बाद दिस अलाउ हेवियर मटेरियल्स टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वही मैं कहा, सेंटर ऑफ द अर्थ जो निकल है, आयरन है, वो इस तरफ आते चले गए, और जो लाइटर है वो क्या हो गया, वो सरफेस की तरफ मूव हुए। ठीक है, वो क्या हुआ, इस तरफ गए। विथ पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज। ओके, तो इस साथ साथ में अब ये भी तो बहुत गर्म था। ओके, प्रीमोडियल स्टेज, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाई 4300 4500 केल्विन था, फिर वो कम होते होते जो है 373 400 500 केल्विन तक आया। बट वो भी तो काफी ज्यादा है ना हमारे लिए, आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे वो चीजें और कम होती चली गई। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। और जब टेम्परेचर कम हुआ तब धीरे धीरे ये क्रस्ट फॉर्मेशन, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट। अब जब मून का जो फॉर्मेशन हुआ, द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप अगेन। ठीक है, अब क्या हुआ, मून भी जो है अर्थ से ही टूट के बना है, अब एक जाइंट इम्पैक्ट पड़ा बाहर से, जिसके कारण मून टूटा, उसका जो एरिया टूटा और वो अलग हो गया। इसके कारण भी और हीट हुआ। अब आप करिए ना सिंपल, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर आप टकरा के देखिए, वो हीट अप होता है कि नहीं, हीट हो जाएगा। कोई आपके पीठ पे ही भी ज्यादा बार 4 बार मार देगा तो आपको भी पीठ गरम गरम लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है वो काफी ज्यादा हीटअप हो गया। पहले हीटअप था ही, हीटअप से प्री मॉड्यूल स्टेज में धीरे 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 कूल हो रहा था, फिर से क्या हुआ, फिर से आपका
मून फॉर्मेशन जब होना था, जब का मून, तो उसके कारण ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। मतलब पहले थोड़ा जैसे तैसे हल्का सा कुल हुआ नहीं था, ये फिर से वो हीटेड अप हो गया। क्लियर? एक तरीके से उस एकदम आप समझिए कि न्यूक्लियर एक्सप्लोड की तरह हुआ। ये कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके टकराएगा और उसके कारण फिर वो दो मून अलग हो जा रहे हैं, तब समझ सकते हैं कितना मैसिव लेवल का रहा होगा। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। अब जो अर्थ का जो हमने लेयर्स वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, इस तरीके से जो रहता है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। तो ये सब जो है आप सबने जो पढ़ा होगा अर्थ के लेयर्स के बारे में, तो ये इसके कारण होने लगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट, वी हैव लेयर्स लाइक क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। है ना, वैसे ही आप देखते हैं क्रस्ट का एक लेवल था, फिर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इस तरीके से ये होते चला गया। फ्रॉम क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज। मतलब यहाँ जो मटेरियल है कोर में वो सबसे ज्यादा होगा। तो वही कहा गया, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये था, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। वे प्री मॉड्यूल फेज की बात की गई, जिसके कारण जो है फिर धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ी, उसके कारण टेम्परेचर वगैरह बढ़ा। धीरे धीरे चीजें जो आप कह सकते हैं सबडक्ट होती चली गई नीचे की तरफ। उसके बाद वो और ज्यादा ठंडा होना वक्त के साथ साथ शुरू हुआ, जिसके कारण क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ। बाद में फिर और हीटअप हो गया जब अब इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही जाइंट इम्पैक्ट पड़ा, और मून जो है इसके कारण अलग हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, फिर डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू अलग अलग लेयर्स बन गए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट। ये हो गया सरफेस से सेंट्रल पार्ट, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो फ्रॉम क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये सीधे हो जाएगा, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या वट एवर। सब प्रीलिम्स में सीधे सीधे इसमें से किसी का भी कुछ पॉइंट्स बना देगा, तो वो आपको वहां पे आंसर करते आना चाहिए। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये तो हमने लिथोस्फेयर की बात कर ली, जमीन वमीन की बात। अब एटमॉस्फेयर कैसे आया? तो द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने ये पढ़ा ही हुआ है अभी। लेकिन भाई पहले तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब ज्यादा थे। इसका तीन स्टेज था कि ऐसा आखिरकार हुआ कैसे। पहला स्टेज प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जो कहा ना, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, हीट लॉस हुई, उस हीट लॉस के कारण भी जो है वाटर वेपर वगैरह क्रिएट हुए, अलग अलग तरीके की गैसेस बनी। वो एक फेज था जिसके कारण एक एटमॉस्फेयर में चेंज आया। सेकेंड स्टेज जो है द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके कारण में कुछ कुछ इवोल्यूशन हुआ। जैसे देख सकते हैं ना ह्यूमन इवोल्यूशन, कैसे हम बंदर से इंसान बने, वो इवोल्यूशन होता है। तो सेम उसकी बात की गई। थर्ड जो है हमारा, थर्ड स्टेज जो है काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी चीजें निकल के आई। कंपोजिशन ऑफ अर्थ वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बाद में काफी हजारों सालों बाद जो है फिर फोटोसिंथेसिस वगैरह स्टार्ट हुआ। अब जिसके कारण क्या हो, जब फोटोसिंथेसिस होगा, अब इसी बात है, ऑक्सीजन रिलीज होगा एटमॉस्फेयर, तो फिर ऑक्सीजन रिलीज होने लगा। अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम था। ठीक है, इज सपोज टू हैव स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। अब ये हट कैसे गया, चला कैसे गया जो पहले था? इसका कहा जाता है कि सोलर विंड के कारण जो ये स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया। क्या, हाइड्रोजन एंड हीलियम से। ये आपको याद रखना कि एक्सेस जो था वो ऐसे गया है, बढ़ ये ऐसे गया है। ठीक है, दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ऐसा नहीं कि बस अर्थ के साथ ऐसा हो गया कि हट गया, बाकी भी जितने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे वहां पर हाइड्रोजन हीलियम जो है ड्यू टू सोलर विंड्स वो वहां से अलग हो गया, स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया, विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो यहाँ पर आपका जो है वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। तो ये प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, क्या था, हीलियम और हाइड्रोजन, ये सब, ये जो है
धीरे 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 करके क्या हो गया, हट गया, जो कि कूलिंग ऑफ अर्थ के कारण जो भी हमें यहाँ पर मिला था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे हट गया सोलर विंड्स के कारण। ओके, नाउ द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेंट वाटर वेपर, वाटर वेपर था। अर्ली फेज की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। पहले ये चीज नहीं थी, ठीक है, पहले जो ये चीज नहीं थी, फिर धीरे धीरे ये हुई है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपुट फ्रॉम द इंटरव्यूज फॉर डीगैसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये जो अंदर से जो धीरे धीरे गैस वगैरह रिलीज हुए, अलग अलग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके कारण गैस प्रोड्यूस होती है, वो बाहर निकले एटमॉस्फेयर में जाने लगे, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया डी गैसिंग। क्लियर, ये जो था डी गैसिंग, इसे टर्म दिया गया। तो कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। फिर बाद में देख सकते हैं आप, वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो जिसके कारण क्या हुआ कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में गया, गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। अब देख सकते हैं आप, अब बाद में हुआ क्या, अभी ये वाटर भी कहां से आ गया, जब थर्ड स्टेज में फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अब ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में जाना चालू हो जाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन तो था ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई पूरा चला गया, प्रीमोर्डियल जरूर, बट हाइड्रोजन हमारे पास था। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास एनर्जी है, तो ये मिलके H2O। अब ऑब्वियसली बात है, 100 के ऊपर होगा तो वाटर वेपर के थ्रू होगा, तो पानी जो है इस तरीके से गैसेस फॉर्म में हो गया, वो भी फिर धीरे धीरे ठंडा हो के फिर आप देखिएगा समुद्र, नदियां, ये सब धीरे धीरे बनी है। बट ये पूरा एटमॉस्फेयर में क्या था, वाटर वेपर ही वाटर वेपर। अब आप सोच सकते हैं, ये पूरा जो समुद्र में पानी है वो एटमॉस्फेयर में उस समय था, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नदी भी जो है, ऊपर हमारी जब बारिश वगैरह होती है तो ऊपर भी हम उसी से घिरे हैं, नीचे भी घिरे हैं एकदम। तो ये जो चीज है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास सी और बाकी चीजें भी बनी होंगी। डीगैसिंग आपने देख लिया। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। अभी वाटर वेपर भी जितने सारे थे कूल होते चला गया हजारों साल बाद, तो वो भी क्या हो गए, कंडेंस होने लगे। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिसॉल्व इन रेन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में आने लग गया, एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। अब देखिए CO2 वगैरह क्या है हमें भी पता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, बट वो तो the carbon dioxide in atmosphere get dissolved in rainwater and the temperature further decreases, causes more condensation and more rains. अगला पॉइंट देखेंगे, the rainwater falling onto the surface got collected in the depression। अब इस सरफेस पे आ रहा है, डिप्रेशन मतलब क्या है, जहाँ पे हाइट कम है, टू गिव राइज टू ओशियन। अब जहां भी हाइट कम है वहां पे वो जाने लगा पानी, जिसके कारण ओशियन वगैरह बनी है। क्लियर। अब कैसे क्या, अब ये सब था, लिथोस्फीयर वगैरह है। अब यहाँ पे, और ये सब जो था पहले गड्ढा ही रहा होगा, आप समझ सकते हैं, भाई जमीन नीचे भी ऐसा नहीं है, बट ये उठे हुए जमीन है। ओके, और ये बाकी इस पे पानी जमा होके सब सी वगैरह बन गए। ओशियन बिगन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ना, पहले इसके अंदर आया। लाइफ जो है, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह हुआ, वो फाइटोप्लैंक्टन बोलिए आप जो बोलिए, वो उसके थ्रू हुआ। तो ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस, इवेंचुअली ओशियन भी जो है सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन से। अब इससे तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, तो अब जो भी ऑक्सीजन वहां पे होता था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता था। तो ये लगभग क्या 2000 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी बात है। ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा फिर ऑक्सीजन आने लग गया, समझे। तो जिसके कारण फिर जो है आपका ऑक्सीजन जो है, ये था आपका सी, ये था आपका सी। अब सी के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेचुरेशन आ गया। जैसे आज हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हजारों साल पहले तो ऑक्सीजन सेचुरेट हो गया। अब ये ऑक्सीजन आपका ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने लगा। अब इस तरीके से जब एटमॉस्फेयर में जाएगा सेचुरेट होने के बाद, ऑब्वियसली बात है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 21%, 30%,
पहले था, फिर अभी 21% के अराउंड है। इसीलिए यहाँ पे फिर धीरे 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 यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये सी से स्टार्ट हुआ है। अगेन ये बन सकता है क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ये तो बैच के इंफॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बैचेस वगैरह रहेंगे, एंड यू कैन कन्वे टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अब देखिए, तो यहाँ पे अब हमने क्या क्या देखा है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ओरिजिन की बात की जाए तो हमने इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी। उसके बाद जो है हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखा भाई, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ये भी जो है आपको बताया। आपको साइड व्यू टॉप व्यू भी समझा दिया, किस तरीके से जो दूरियां बढ़ रही हैं, नजदीकियां लाइए, दूरियां बहुत बढ़ रही हैं। इसके बाद जो टीनी बॉल का कॉन्सेप्ट दिया आपको, से समझाया कि अगर मान लीजिए कि मार्बल है तो कैसा होगा। तो वहां से एक एग्जांपल दिया कि भाई इनफाइनाइट डेंसिटी है, एकदम निग्लिजिबल साइज है, इनफाइनाइट मास है। वो जब एक्सप्लोड करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी एनर्जी भी जो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कारण जो है यूनिवर्स जो है और तेजी से बनना चालू होता है। ये आपका बिग बैंग वगैरह, इतनी रोशनी वगैरह, तो ये एनर्जी जो है बाद में मैटर में कन्वर्ट होती है। फिर इसके बाद जो है 3 लाख साल के आसपास बाद में क्या हुआ उसकी बात की गई, केल्विन इतने में ड्रॉप हुआ है, ये सब हमने देखा। फिर इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, ऑब्वियस ये बात है, तो वो गैलेक्सी के बीच में भी जो है इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस के बारे में देखा, कैसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, एंड इट काउजेज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। ओके। भी इसके बारे में हमने नेबुला किस तरीके से डेवलप होता है, और आसपास जो गैस वगैरह होते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे एक होते होते एक लार्ज शेप दे देते हैं और एक बॉडी का शेप ले लेते हैं किसी भी चीज का। से इट स्टार, से इट योर प्लेनेट एंड एनीथिंग एल्स। ओके। इसके बाद प्लेनेट फॉर्मेशन की हमने बात की, लोकलाइज्ड जो लम्प्स ऑफ गैसेस हैं, यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया कि भाई वो कैसे बाद में इस तरीके से बड़े होते हैं, और जिसे कहा जाता है प्लेनेटलिज्म। ठीक है, प्लेनेट सिमल्स जो हम बोल सकते हैं, वो हो जाते हैं इस डस्ट क्लाउड के कारण। फाइन, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काउजेस द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, जिसके कारण क्या होता है, प्लेनेटरीज आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, वो क्रिएट होने लगता है। फिर हमने जो इवोल्यूशन देखा लिथोस्फेयर का, कि वो किस तरीके से प्रीमोर्डियल स्टेज की बात आई है। फिर वो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है इसके साथ साथ, या फिर मैंने आपको एम वाई पी इस तरीके से भी समझा दिया, मास बाई वॉल्यूम के थ्रू बाई डेंसिटी जो है, जिसके कारण क्या होगा, फिर उस पर एनर्जी लगाइएगा तो अभी उस बात है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। इवोल्यूशन देखा हमने एटमॉस्फेयर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज। फिर हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन हीलियम था, तो उसमें जो उसका जो फर्स्ट स्टेज है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज जाने लगी। और बाद में जो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेज का ही सबसे बड़ा अभी के टाइम पे इम्पैक्ट है। और सी से जो मेनली जो लाइफ की भी बात की जाए तो वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ। ऑक्सीजन जो है वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम है, वो सोलर विंड्स के कारण जो है स्ट्राइप्ड ऑफ हो गया। सिर्फ अर्थ नहीं, बाकी जगह भी इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स का ये तो इसके कारण ये चीजें हुई हैं। तो काफी कुछ जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।